Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm here with your chapter number 1. It is resource and development for class 10 geography. I think in this chapter you have lots of confusion regarding many topics, that is types of resources, classification of resources, and many more. So first we have to start with resources. What is resources? Or actually resources is present in which mode. Mode means in which category or in which types. So first is everything present or presence in our environment which can be used to satisfy our needs called resources. हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो रिसोर्सेज हैं. इट कैन बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सेसिबल बनाते हैं. इट मीन्स टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसको ऑब्टेन करते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल, जो हमारे लिए इकोनॉमिकली हेल्पफुल है. ऑब्वियस है, किसी चीज़ को अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो फाइनली वो हमको बेनिफिट पहुंचाएगा, और अगर बेनिफिट पहुंचाता है देन इट इज़ इकोनॉमिक और इकोनॉमिकली फिजिबल. एंड नेक्स्ट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसको हम लोग कल्चरली एक्सेप्ट करते हैं. ऑब्वियस है, रिसोर्सेज वही यूज़ करते हैं जो हमारे काम का होगा, और जो हमारे काम का होगा अगर हम उसको एक्सेप्ट किए देन इट इज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ कल्चरली एक्सेप्टेबल. कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, कुछ टॉपिक है, कुछ ऐसा वो पॉइंट्स है, कुछ सेंटेंसेस यूज़ किया गया है, वो सबको हम लोग वन बाय वन टच करते चलेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. और ये तीन के बीच में कौन है जो रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में काम करता है, और वो है ह्यूमन बींग, जिसको हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं. क्यों? बिकॉज ओनली ह्यूमन बींग इज़ अ रिसोर्स विच मेक ऑल द रिसोर्सेज और विच मेक ऑल द थिंग्स एज अ रिसोर्स बाय यूजिंग देम. उस जो भी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, उस चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं तो वो रिसोर्स में चेंज होता है. एंड ह्यूमन बींग को क्या है ना, ह्यूमन बींग को इस चीज़ का घमंड हो जाता है कि हम लोग रिसोर्सेज अगर यूज़ नहीं करेंगे तो प्रकृति में जो चीज़ यूजेबल है, अगर हम उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है, फिर वो रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं आएगा. ऑब्वियस है, जो हमारे नीड्स को पूरा करता है सिर्फ वही रिसोर्स है. जो हमारे नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है वो रिसोर्स नहीं है. तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए नया है, हम पहली बार उसको यूज़ किए, वो रिसोर्स बन गया. उससे पहले तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था. तो ये ह्यूमन बींग का क्या था, एटीट्यूड है. ये ह्यूमन बींग का नेचर भी आप कह सकते हैं कि हम तुरंत उस चीज़ को घमंड में ले लेते हैं कि हाँ, ये चीज़ ओनली बिकॉज ऑफ अस, ये हमारे कारण है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, इसको ओवरलुक करते हुए चलेंगे. इसके बाद का जो भी सेंटेंस है, ह्यूमन बीइंग गेट समथिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, और इसके बाद का जो है एग्जर्ट टेक्नोलॉजी इनटू इट एंड मूव टू इंस्टीट्यूशन, इसको ओवरलुक करेंगे. इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, इस लाइन के ऊपर. नाउ नेक्स्ट इज एग्जर्ट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन मिनरल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट से हम लोग टेक्नोलॉजी एग्जर्ट करके मिनरल्स ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. मिनरल्स एक्चुअली अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट में, पर वो तब तक हमारे काम का नहीं है, तब तक मिनरल्स रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक हम उसको ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएट इंस्टीट्यूशंस और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज. इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं किस चीज़ के लिए, रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए. इंस्टीट्यूशंस किस रूप में, फैक्ट्री, बिल्डिंग. ओके. नाउ नेक्स्ट इज चेंज इनटू कंज्यूमेबल और इकोनॉमिकल गुड्स और फाइनल और फिनिश गुड. कुछ भी कह सकते हैं, इकोनॉमिकल गुड्स कहिए या फिर उसको फाइनल गुड्स कहेंगे या फिर फिनिश गुड्स कहेंगे. फिनिश गुड्स मतलब जो फिनिश हो चुका, अब हम उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. फाइनल गुड्स जो फाइनली तैयार है यूज़ करने के लिए, बट इससे पहले जब वो यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम उसको इंटरमीडिएट कहते हैं. ठीक है. कौन सा,
इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। ये गुड चेंज होता है फाइनल गुड्स में और फिनिश गुड्स में। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट, दो के बीच का समझौता करने वाला। तो जो हमको प्राइमरी सेक्टर से मिला और उसके बाद जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर में ले जाकर फिनिश कर दिए, उसको पूरा कर दिए, उसके बीच का इंटरमीडिएट सेक्टर। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लास 8 में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में याद होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन पढ़े थे, जिसमें बायोटिक अबायोटिक था। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस पढ़े थे, जिसमें नेचुरल एंड मैनमेड था। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टिबिलिटी पढ़े थे, जिसमें एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल या फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल था, ठीक है। एंड लास्ट जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में दो चीज़ था, एक्चुअल एंड पोटेंशियल पढ़े थे, ठीक है, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। बट यहाँ पे क्लास 10 में जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑब्वियस, जैसे क्लास 8 में पढ़े थे वही, अबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। ओनरशिप यहाँ पे आ गया है किसकी जगह पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, नेचुरल एंड मैनमेड, ये कहाँ चला गया, तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में होगा, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कि टाइप्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करोगे, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ लिखते चले जाओगे, ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ है कि आप लोग जब वीडियो देखते हो ना, तो आप लोग फॉरवर्ड करते चलते हो 10-10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड का। होता क्या, इसके बीच में अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताया गया वो छूट जाता है, फिर आप उसको क्वेरीज के रूप में और वो डाउट के रूप में आपके मन में बना रहेगा। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग प्रॉपर वे में एकदम कंटिन्यू ध्यान से देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप में क्या होता है कि ये ओनर के रूप में डिपेंड करता है, ठीक है। कौन ओनर है, ओनर मीन्स ओन्ड बाय होम, किसके द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। अब क्या रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कौन ओन्ड किया है या रिसोर्सेज का मालिक कौन है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई रिसोर्सेज का कोई मालिक हो, हाँ, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका कोई इंडिविजुअल मालिक हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकता है, बाकी पूरे देश का रिसोर्सेज अलग है, 4-5 देश का रिसोर्सेज मिलकर वो अलग होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्लास 8 में क्या पढ़े थे, डेवलप, ठीक है, पोटेंशियल। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी बताएंगे, स्टॉक एंड रिजर्व। ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करोगे क्या है। वहाँ पे हम लोग एक्चुअल पढ़े थे, यहाँ पे डेवलप पढ़ रहे हैं। एक्चुअल और डेवलप में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअली अवेलेबल है हमारे पास, अर्थ क्रस्ट में आसानी से मिल जाता है, क्या मिल जाता है, कोल मिल जाता है, थोड़ा बहुत माइनिंग करेंगे कोल मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत माइनिंग करते हैं माइका मिलने लगता है, ठीक है। आयरन, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ये सब कुछ, बॉक्साइट और बॉक्स एल्यूमिनियम और, तो ये सब कुछ चीज़ क्या है, ईजिली अवेलेबल है और सबसे ईजिली, ठीक है। कहीं कहीं पे आप एक वर्ड सुनेंगे रेडिली लिखा होता है, ठीक है, READILY, इसको हम लोग ईजिली कहते हैं, ठीक है। अब क्या है रेडली और ईजिली, रेडली मतलब जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं, तो सेम एज इट इज़ फ्रेजल वर्ड के रूप में यूज़ किया। ईजिली अवेलेबल मतलब जो आसानी से यूज़ हो सकता है, मतलब जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से यूज़ हो सकता है। पढ़ सकना मतलब ऑब्टेन कर सकना। अब छोटा सा जो बेसिक चीज़ है वो टच करने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्स में चलेंगे, बट इसको हम थोड़ा सा एक बार सोचे कि इंट्रो कर दें ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न, आप लोग का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। ओरिजिन में बायोटिक एंड अबायोटिक, एग्जॉस्टिबल में एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में। ओनरशिप में ओनर, कौन कौन ओनर होगा ये डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग इसके लिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में डेवलप्ड, पोटेंशियल, स्टॉक, रिजर्व। डेवलप कौन,
वही सेम एक्चुअल जो क्लास 8 में पढ़े थे, वही जो एक्चुअली अवेलेबल है। पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल एग्जर्ट होता है। स्टॉक जो स्टॉक में रहता है। रिजर्व जिसको बचा कर रखना पड़ता है, क्यों बचा कर रखना पड़ता है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स में। टाइप्स ऑफ रिसोर्स में दो, नेचुरल ह्यूमन रिसोर्स या फिर मैनमेड रिसोर्स कह सकते हैं। नेचुरल में दो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल में वो जो रिन्यू हो सकता है, दूसरा जो रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है नेचुरल रिसोर्सेज हमको अवेलेबल है, रिन्यू के फॉर्म में भी नॉन रिन्यू के फॉर्म में भी। अब आप बोलेंगे कौन सा चीज़ ऐसा है जो रिन्यू हो सकता है? वाटर, सनलाइट, ठीक है, एयर, ये सब रिन्यू हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल क्या है जो रिन्यू नहीं होगा? सॉइल, ठीक है, सॉइल रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स, ठीक है, फॉसिल्स, ये सब रिन्यू नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या है, एक बार फॉसिल्स ख़त्म हो गया तो फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, फॉसिल्स फिर से जनरेट होगा, फिर से फॉसिल बनेगा, ऑब्टेंड होगा, फिर से ओरिजिन होगा वो, ठीक है, डिकेइंग पार्ट से या डिकम्पोज पार्ट से, डिकम्पोजर के फॉर्म में फिर से फॉसिल्स मिलेगा हमको। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का, या फिर कोल एक बार ख़त्म हो गया, जला लिए तो फिर हम दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सॉइल ऐसा नहीं है। सॉइल क्या होता है? रिप्लेनिश होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। विंड और वाटर की जैसे आप टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इरोज होगा, फिर उसके जगह पे न्यू सॉइल का लेयर आएगा तो फिर से वो रिप्लेनिश होता रहेगा, उसका फर्टिलिटी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, हाँ, डिग्रेड होता है सॉइल तो हम लोग उसको 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा, अप टू 5 ईयर के लिए और मोर देन 5 ईयर के लिए छोड़ देते हैं। ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेचर में रिन्यूएबल, रिन्यूएबल क्या, जो कंटिन्यूअस है, हमेशा देखा फ्लो होता रहता है, विंड और वाटर का। सनलाइट का नहीं कहेंगे क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में जिस समय सनलाइट फ्लो होता है, जिस समय लोगों को सनलाइट मिलता है, वहाँ पे सदर्न स्फीयर में, हेमिस्फीयर में लोगों को सनलाइट नहीं मिलता है। जिस समय नदर्न हेमिस्फीयर में लोगों को सनलाइट रिसीव होता है, उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट रिसीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सन जो है वो टिल्ट है, तो एक तरफ सन रेस पड़ता है, दूसरी तरफ सन रेस नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको भी हम समझाएंगे। एक वीडियो है क्लास 6 के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो वो वीडियो भी कॉमन हम आपके ग्रुप में डालेंगे, वो देख लोगे। ठीक है, जिसमें हम अर्थ का मूवमेंट और अर्थ का रोटेशन बताएंगे। चलो, ये बात के लिए रहने देते हैं। तो सनलाइट यहाँ पे नहीं होगा कंटिन्यूअस फ्लो के लिए, विंड एंड वाटर। अब आते हैं बायोलॉजिकल, जो रिन्यू होगा। बायोलॉजिकल क्या है? प्लांट, ठीक है, एंड एनिमल्स लाइफ। बायो से रिलेटेड मतलब जिसमें लाइफ है। लाइफ किस में होगा? प्लांट में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लोरा एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाउना। याद कैसे रखते हैं? छोटा सा किसी को हम लोग को रिलेट कर देते हैं कहीं पे, छोटा सा चीज़ को याद रखने के लिए। को रिलेट कैसे करेंगे? किसी भी तरह से याद कर लो। जैसे प्लांट का PL है तो फ्लोरा का FL, ठीक है, एनिमल का A है, फाउना का A है। F कॉमन, F कॉमन, A लास्ट वाला देखेंगे तो A एनिमल, तो फ्लोरा का प्लांट लाइफ एंड एनिमल का फाउना। नाउ नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल में जो रिसाइकल होगा, दूसरा नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकल क्या होगा? जितना भी मिनरल्स है, मेटल्स है, हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। ऑब्वियस है मेटल रिसाइकल होगा, बट मेटल रीन्यू नहीं होगा। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आयरन रस्टेड हो चुका है, जंग लग गया उसमें, 10 kg का आयरन रॉड है मेरे पास, जंग लग गया, हम उसको फिर से रिसाइकल किए, तब क्या होगा? जो उसका रस्ट पार्ट है, ठीक है, जो उसका इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाएगा। मान लेते हैं ½ kg और 1 kg, ½ kg और 1 kg उससे हट गया, बचा क्या मेरे पास? या तो 9.5 kg और 9 kg। तो रीन्यू मतलब फिर से नया नहीं हुआ, वो रिसाइकल हुआ, थोड़ा सा उसका पार्ट जो था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, नॉन रिसाइकलेबल, जो रिसाइकल कभी नहीं हो सकता है, फॉसिल्स, ये कभी रिसाइकल नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। ठीक है, पहला इंस्टीट्यूशंस स्ट्रक्चर्स, दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये पढ़ेंगे आप बुक में, बट वो डिटेल नहीं दिया है। इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रक्चर्स एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है दोनों में? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन देखेंगे। स्ट्रक्चर में फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली लोग मिलकर किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं। ग्रुप,
ग्रुप में, कम्युनिटी के रूप में, कम्युनिटी के फॉर्म में, या फिर इंडिविजुअल के द्वारा यूज़ किया जाता है किसी रिसोर्स को। कोई है जो ओन कर लेता है रिसोर्स को इंडिविजुअल के फॉर्म में, ठीक है। फिर फैमिली के फॉर्म में, या तो पूरा फैमिली मिलकर। कैसे? जैसे विलेज एरिया में अगर देख लिए कि लोगों को फ्यूल के लिए लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो एक फैमिली जो है वो लगा होता है उस चीज़ के लिए, फ्यूल लाने के, लकड़ी लाने के लिए, जंगल से लकड़ी काट कर लाने के लिए, या फिर पानी का सप्लाई नहीं है तो उस पानी को स्टोर करने के लिए फैमिली लगे होते हैं इस चीज़ के लिए। ग्रुप या कम्युनिटी के रूप में कुछ रिसोर्सेज यूज़ होता है, ठीक है। जैसे पार्क, ठीक है, थिएटर, ऑडिटोरियम, प्लेइंग ग्राउंड, पास्चर लैंड, ये सब कम्युनिटी यूज़ करता है, ग्रुप में यूज़ होता है, इंडिविजुअल में नहीं। इंडिविजुअल के लिए फ्लैट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हाउसेस, ये इंडिविजुअल का होता है, किसी एक सिंगल ग्रुप का। अब वो अलग चीज़, हम एक फ्लैट बनाए उसमें 10 का पार्ट बना दिए और 10 पार्ट 10 लोग को बेच दिए, वो था मेरा इंडिविजुअल था, लेकिन हम उसको सेल कर दिए। नाउ नेक्स्ट इज, अब आते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कैसा? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का इंस्टीट्यूशन, या फिर रिलीजियस ग्रुप। अब आप बोलेंगे सर ये रिलीजियस ग्रुप कम्युनिटी हो सकता है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी रिलीजियस कम्युनिटी में सारे लोग मिले होते हैं, वहाँ पे रिलीजन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, कस्टम को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, रिचुअल्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट रिलीजियस ग्रुप किसी एक धर्म का ही ग्रुप होगा, ठीक है। गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडीज़, गवर्नमेंट फंक्शनिंग बॉडीज़, कुछ ऐसे फंक्शनिंग बॉडीज़ है जो गवर्नमेंट के होते हैं, जो गवर्नमेंट के इशारे पे काम करते हैं या गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा आपका नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। जहाँ पे डाउट हो फिर से वीडियो रिवाइंड करेंगे और फिर से देख लेंगे, ठीक है। क्लास वाला चीज़ तो है नहीं कि एक बार बताया और वो ख़त्म हो गया, फिर दोबारा आपको पूछना पड़ेगा, फिर हम उस चीज़ पे आएंगे टॉपिक पे। वीडियो है, आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और हाँ, जहाँ पे भी कोई भी आपको क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन ऑन है, आराम से आप कमेंट कीजिए, ठीक है। जिनको वीडियो पसंद नहीं आया या कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो, आप काउजेज़ भी बताइए कि क्यों आपको वीडियो पसंद नहीं आया, या फिर वीडियो आपको बहुत बुरा लगा, पसंद नहीं आया, वीडियो ठीक नहीं बना है, या फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रह गया। क्वेरीज डालोगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूट कर सकते हैं। क्वेरीज नहीं लिखेंगे आप, प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है फिर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी क्या? कितने नंबर में अवेलेबल है या किसने क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है। ह्यूमन रिसोर्स है ना, अगर हम रिसोर्स की बात करते तो वो रिसोर्सेज कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब हाउ मच मिलियन टन वी यूज़ सम सच रिसोर्सेज और पर्टिकुलर रिसोर्स, ठीक है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं। अब क्वालिटी तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स का। अगर हम मिनरल्स की बात करते तो क्वालिटी क्या हो जाता? एंथ्रासाइट कोल या विटमिनस कोल, ठीक है, या फिर पीट या लिग्नाइट। आयरन की बात करते तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो ये क्वालिटी कहाँ? मिनरल्स के लिए। बट अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स में, तो क्वालिटी क्या होगा ह्यूमन रिसोर्स का? इट इज़ स्किल्ड और अनस्किल्ड। क्लियर है? यहाँ तक सारा कुछ क्लियर, कहीं पे कोई डाउट नहीं। अब हाँ, सेंटेंस में आपको खुद से जनरेट करना होगा, हाउ यू राइट ऑल दिस इन सेंटेंस, ठीक है। इसको सेंटेंस में जनरेट करेंगे एज इट इज़, जैसे कॉपी में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने के लिए यही उतार लो, क्योंकि हर एक पॉइंट का आपको एक एक लाइन, डेढ़ लाइन या 2 लाइन, 2.5 लाइन्स लिखेंगे आप उसके बारे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ origin, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक, बायोटिक में क्या होगा? हैविंग लाइफ और ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर, मतलब जिसमें लाइफ होगा वो बायोटिक। तो बायोटिक किस में होगा, किस में लाइफ होता है? प्लांट में, एनिमल्स में एंड ह्यूमन बीइंग। अबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं होता है, सॉइल, रॉक, मिनरल्स, मेटल, ठीक है। ये क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबिलिटी और इनएग्जॉस्टिबिलिटी, या फिर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल।
अब यहाँ पे एक चीज़ और समझेंगे, दैट इज एग्जॉस्टिबल, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बी में इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है, क्या है ये, इट इज ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल, ठीक है। एग्जॉस्टिबल खत्म होने वाला, तो खत्म हो गया मतलब हम लोग उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल क्यों बोला गया है? एबल मीन्स वी आर एबल टू डू समथिंग। क्या एबल है, किस चीज़ के लिए एबल? न्यू करने के लिए। किसको? जो यूज़ की उसको फिर से, तो दैट इज री। री मीन्स फिर से, न्यू मीन्स नया, एंड एबल मीन्स दैट वी आर कैपेबल टू डू समथिंग न्यू। किसी चीज़ को फिर से नया करने के लिए अगर हम कैपेबल हैं देन इट इज़ न्यूएबल। एंड व्हाट? रीन्यू, फिर से नया करने के लिए, ठीक है। तो नॉन लग गया मतलब एग्जॉस्टिबल है, खत्म होने वाला है, नॉन रिन्यूएबल। इनएग्जॉस्टिबल जो खत्म नहीं होगा, वाटर, एयर, सनलाइट, ये खत्म नहीं हुआ तो रीन्यू होगा। क्यों? इसका फ्लो हमेशा होता रहता है, तो दैट इज रीन्यूएबल, वो रीन्यू हो सकता है ना। द रिसोर्सेज विच आर एबल टू रीन्यू, फिर से वो नया हो सकता है, तो दैट इज रीन्यूएबल। एग्जाम्पल क्या होगा एग्जॉस्टिबल में? जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, किस में? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में। उसी का कुछ कुछ पार्ट को सब में हम लोग कैटेगराइज करते चले जाएंगे, ठीक है। याद होगा नेचुरल रिसोर्स और मैनमेड रिसोर्स पढ़े थे। नेचुरल में एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ पढ़े थे, ये यहाँ पे बायोटिक में आ गया। और बायोटिक में हम लोग सॉइल्स, मेटल, रॉक, मिनरल्स पढ़े थे, ये आ गया किस में? नेचुरल रिसोर्स में ही, नॉन रिन्यूएबल। अब उसी को दो पार्ट में अलग कर दिया, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल, या फिर इनएग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल। ये क्लियर? नॉन रिन्यूएबल जो नया नहीं हो सकता है, क्या नया नहीं होगा? फॉसिल्स, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स नॉन रिन्यूएबल है, बट मेटल इज ऑल्सो रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। तो नॉन रिन्यूएबल का दो पार्ट, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। नॉन रिन्यूएबल, इसका दो पार्ट, क्या? रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। एक जो रिसाइकल हो सकता है मेटल्स, एक जो नॉन रिसाइक्लेबल है फॉसिल्स, ठीक है। तो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिसाइकल्ड, दीज आर रिसाइक्लेबल रिसोर्स। तो ये आप लिखेंगे सेंटेंस में एज इट इज़, बार बार कह रहे हैं हम, जैसे कॉपी में लिखे हैं वैसे नोट्स के फॉर्म में नहीं उतारोगे, ठीक है। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो, या फिर अगर आपको किसी पास होना है तो वो अलग मैटर करता है। बट हमको नहीं लगता है कि अगर आप इतना वीडियो देख रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पास होना हो, या फिर आप 60% और 70% के लिए मेहनत कर रहे हैं। आई थिंक यू मेक योर एफर्ट फॉर 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो नेक्स्ट, अब नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल, बट रिन्यूएबल में क्या होगा? रिन्यूएबल में सिर्फ रिन्यूएबल, उसमें कहीं कोई नहीं, क्योंकि जो रिन्यू हो सकता है फाइनली वो रिन्यू होगा। हाँ, उसमें लिख सकते हैं दैट इज़ रिन्यूएबल में भी दो फ्लो, जो फ्लो होता है, ठीक है, नॉट इन फ्लो। तो वाटर और एयर, ये कहीं पे भी चले जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, हर जगह वाटर एयर फ्लो होता रहेगा, बट नॉट इन फ्लो इट इज़ सनलाइट, ठीक है। अब ये छोटा सा चीज़ समझा देते हैं। ये सन है, इसका रेस है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे अर्थ के ऊपर अपना रेस प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोब क्या होता है? ऐसे होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, 66.5 डिग्री पे वो टिल्ट करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ऐसे। तो क्या होगा ना, ये इक्वेटर है ऐसे,
अब सन रेज जब पड़ रहा है तो किस पार्ट में पड़ रहा है, इस पार्ट में, इतने एरिया में, और ये एरिया क्या है, डार्क, यहाँ पे सनरेज नहीं पड़ रहा है। मतलब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनरेज पड़ेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज नहीं पड़ेगा। लेकिन यही ग्लोब फिर से जब घूमेगा, जब अर्थ घूमता है तो ये पोर्शन इसके सामने आ जाएगा, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर इधर चला आया, अब जब सदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज आएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डार्क हो जाएगा। किस साइड, सेम एज इट इज़, ये सन इधर आ गया, अब सन इधर नहीं आ गया, इट इज़ द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, मूव कर रहा है क्या, अर्थ, सन अपने जगह पे है, हम इसलिए इधर ले आए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो नदन पार्ट था जहाँ पे सनरेज पड़ रहा था, ठीक है, ये वाला एरिया, अब सनरेज कहाँ पड़ेगा, डायरेक्ट इस जगह पे, और इस जगह पे सनरेज नहीं पड़ेगा, वो डार्क होगा, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में जब सनरेज रिसीव होगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज रिसीव नहीं होगा, और जब नदर्न हेमिस्फीयर में सनरेज रिसीव होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा। क्लियर है। जैसे अर्थ एक रोटेशन अपना पूरा करता है 24 आवर में, एंड एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है 365 डेज में। तो जब वो रोटेशन पूरा करता है ना, तो आप देखे होंगे कि जब हमारे यहाँ रात होता है तो इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर वाले पार्ट में उस वक्त डेज होगा, ठीक है। जैसे अमेरिका के बारे में बात करते हैं, क्यों, अमेरिका क्या है, ग्लोब के दूसरे साइड में है, तो जब हमारे यहाँ रात होता है तो वहाँ दिन होता है, जब उनके यहाँ रात होता है तो हमारे यहाँ दिन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप में 2, सॉरी ओनरशिप में 4 होगा। अब ये एकदम प्रॉपर वे में ढंग से समझोगे, ठीक है, सही तरीके से, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारा आंसर आप लोग जो मेंशन कर रहे हो, कुछ भी कहीं भी उसका कुछ सोर्स नहीं है, कहीं कोई सोर्स नहीं, जहाँ जैसे मिला नेट से पढ़े, जो मिला लिख दिए, ठीक है। अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हो, व्हाट इज़ दिस बताने के बाद भी लॉट्स ऑफ मिस्टेक। और आई होप कि जितने भी कॉमन बोर्ड एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं, जो भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत हो रहा है इसमें, और वो ये गलती कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल। इसको याद कैसे करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक यूज़ करते हैं। कोई भी रिसोर्सेज किसका होगा, या तो किसी अकेले का होगा, फिर ग्रुप का होगा, या तो कंट्री का होगा, या तो 2 4 5 कंट्री का मिलके। तो सबसे पहले क्या, किसी अकेले का, इंडिविजुअल। नेक्स्ट, अब इसी इंडिविजुअल में अगर 5 6 लोग मिल गए, या फिर 10 15 लोग मिल गए, या फिर 50 100 लोग मिल गए, या फिर 1000 लोग मिल गए, ठीक है, ये ग्रुप बनता चला गया। अब ऐसा नहीं 5 6 लिखे उसका 10 से 15 है तो बीच का 7 to 10 नहीं होगा, 7 लोग का, 8 लोग का, 10 लोग का ग्रुप हो सकता है, 40 50 तक का भी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी है। तो जब ये ग्रुप फॉर्म होगा देन इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक है, COMMUNITY, कम्युनिटी। अब ये ग्रुप का हो गया, याद होगा ये भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर्स में और इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। ये भी वही है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ही पार्ट है। अब आप बोलेंगे सर जब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में सारा कुछ दिया ही है तो क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ही पढ़ लेते, ज़्यादा आसान था, सिर्फ 2 टाइप में सारा कुछ बांट दिया था, सारा उसी में लर्न कर लिए रहते, फिर क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या है, वो भी बताएंगे। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनते चलोगे सिर्फ। नेक्स्ट इज़, इसी तरह का जब कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी मिलके एक ग्रुप बन जाता है, एक देश जैसा बन जाता है, तो वो रिसोर्सेस नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह से जब 4 5 देश का कोई प्रॉपर्टी हो जाता है देन इट चेंज इनटू इंटरनेशनल। अब कैसे कैटेगराइज करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। हाउ वी हैव टू कैटेगराइज इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। किसी इंडिविजुअल का क्या हो सकता है, हाउसेज होगा, खुद का घर, ठीक है, बिल्डिंग हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकता है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल का। कम्युनिटी का क्या होगा, जो पूरा ग्रुप मिलकर यूज़ कर सकता है, थिएटर, पार्क,
जो बोलते जा रहे हैं वो सुनते जाओगे, जो हम लिख रहे हैं उसके साथ साथ बोलते भी जा रहे हैं। पता चला दिख रहा है कुछ और, वही लिख दिया जो देख लिए। ठीक है, हो सकता है ये TH नहीं दिखे, H दिखे, हीटर लिख दिया यहाँ पे, वो नहीं करना है। सुनेंगे और लिखेंगे थिएटर, ऑडिटोरियम, सॉरी थिएटर, पार्क, ऑडिटोरियम, पॉन्ड, है ना, वेल्स, पैस्चर लैंड। ठीक है। नेशनल में क्या होगा, रिवर। क्यों, किसी भी रिवर को हम रोक नहीं सकते हैं, उसका जो सोर्स है, उसका जहाँ तक जो रास्ता है वो वहाँ तक जाएगा ही। कुछ रिवर है जो केरल तमिलनाडु को टच करता है, कुछ रिवर है जो मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलता है। ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात तक भी चला जाता है, तो रिवर्स। नेक्स्ट, रोडवेज, इसको भी हम लोग नहीं रोक सकते हैं। बॉर्डर लगा दी और वहाँ से बोल दिए कि ट्रक जो गया वो वापस दूसरी तरफ चला जाए। ऑब्वियस है, रोड में अगर हम इस तरह का बैरियर लगाएंगे तो हर स्टेट एक दूसरे के लिए बैरियर लगाना शुरू कर देगा, तो वो हम रोक नहीं सकते हैं। रेलवेज, ठीक है, लिसन केयरफुली, ध्यान से। अब आते हैं इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में सिर्फ एक चीज़ होता है, इट इज़ ओवरसीज, बस। क्यों, कोई दूसरे कंट्री में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, इंगेज नहीं हो सकता, इन्वेड नहीं कर सकता है, इंटर नहीं कर सकता विदाउट परमिशन। तो क्या करेंगे, जो ओवरसीज एरिया वहाँ तो हम ट्रेड कर ही सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, ये इंडिया, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरबियन सी, ये इंडियन ओशियन। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ मालदीव्स, अंडमान एंड निकोबार के नीचे, और नीचे जाएगा थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे इसके नीचे मालदीव्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ म्यांमार, यहाँ बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश भी बे ऑफ बंगाल के रिसोर्स को यूज करेगा। किस तरह का रिसोर्स, पेट्रोलियम, फिशरीज वगैरह, फर्दर जो भी है। नेक्स्ट, मालदीव्स, ये भी यूज़ करेगा, श्रीलंका भी यूज़ करेगा, इंडिया भी यूज़ करेगा। तो जब 4 कंट्री मिलके बे ऑफ बंगाल का रिसोर्स को यूज़ करेगा तो वो हो जाएगा इंटरनेशनल। ठीक है, अभी कौन सा रिसोर्स है, कैसे जाएगा, कहाँ तक यूज़ करेंगे हम, एक छोटा सा चीज़ है जो अपने बुक में पढ़े होंगे। नेशनल रिसोर्स में 12 नॉटिकल माइल लिखा है और इसमें 200 नॉटिकल माइल लिखा है। ठीक है, मतलब 12 नॉटिकल माइल। अब ये क्लियर कर देते हैं पहले, दैट इज़ 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ठीक है, एंड माइल्स इक्वल टू 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। क्या है डिफरेंस माइल में और नॉटिकल माइल में? नॉटिकल माइल सीज वाले एरिया में और ओशियन वाले एरिया में मेज़र करते हैं। ठीक है, और ये रोडवेज में, जहाँ पे जो पत्थर लगा होता है ना रोड में, जिस पे किलोमीटर लिखा होता है कि ये एरिया और इतना किलोमीटर और है, तो दैट वाई उस स्टोन को माइल स्टोन कहा जाता है। द स्टोन इज़ नोन एज माइल स्टोन। मतलब वो पत्थर जो आपको मील बताता है कि कितना मील दूर है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, जस्ट वेट, हिंदी में इसको मील का पत्थर कहा जाता है। कहीं पर पढ़ोगे, हो सकता है कहीं लिखा आपको मिल जाए। ठीक है, किसी जगह पे। तो माइल स्टोन मीन्स जो माइल बताता है, तो माइल क्या, 1.6 किलोमीटर कहाँ, ऑन रोडवेज। बट सीज और ओशियंस में 1.8 किलोमीटर इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल, 12 इंटू 1.8, 12 1 जा 12 एंड 12 8 जा 96। तो 12 प्लस 9.6, 21.6 किलोमीटर। 21.6 किलोमीटर तक का एरिया ओवरसीज में, यहाँ पे 21 किलोमीटर तक का एरिया नेशनल होगा। मतलब कोई भी देश इसको यूज़ कर सकता है, सॉरी इंडिया इसको यूज़ करेगा अपना। एक 21.6 किलोमीटर बॉर्डर से लेकर, श्रीलंका अपने बॉर्डर से 21 किलोमीटर, 21.6 और 21.6 किलोमीटर यूज़ करेगा। उसी तरह से मालदीव्स 21.6, बांग्लादेश, मालदीव्स। ठीक है, म्यांमार, ये म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, ये मालदीव्स वाला एरिया, और नीचे थोड़ा सा और नीचे होगा मालदीव्स, श्रीलंका एंड इंडिया। तो 5 कंट्री बे ऑफ बंगाल का
रिसोर्स यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ 200 नॉटिकल माइल हम लोग पढ़ रहे थे, किस में, इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल कंट्री जो है वो कितना यूज़ करेगा, तो 200 किलोमीटर तक वो यूज़ कर, सॉरी 200 नॉटिकल माइल तक यूज़ कर सकता है। इट मीन्स 200 इंटू 1.8, 200 इंटू 1 200 एंड 8 2 जा 16, मतलब 1600 और सॉरी 160 किलोमीटर और, तो दैट इज़ 200 प्लस 160 इजकल टू 360 किलोमीटर, 18 2 जा 36, 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर कौन, मतलब ये सारा कंट्री जो है अब वो नेशनल बाउंड्री से बाहर, मतलब दो, जैसे ही ये 21.6 किलोमीटर से बाहर हो गया तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच कर दिया। अब वो इंटरनेशनल को जब टच करेगा तो कंट्री को दूसरे कंट्री से भी परमिशन लेने का ज़रूरत पड़ेगा कि हम ये आपका रिसोर्स, हम ये ओशियन का, ये सीज़ का रिसोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, या फिर फिशरीज़ करना चाह रहे हैं, फिश ब्रीडिंग करना चाह रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से वाइल ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो वो दूसरे कंट्री से परमिशन लेगा। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इस टॉपिक में लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 ए, इट इज़ एक्चुअल और डेवलप्ड। अब आप यहाँ नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, दैट इज़ एक्चुअल रिसोर्स और डेवलप रिसोर्स। आप कौन सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में लिखोगे एग्ज़ाम में, अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो, ठीक है। आधा अधूरा अगर नंबर चाहिए तो फिर वो अलग चीज़ है। तो एक्चुअल एंड डेवलप क्या है, कोल जो आसानी से डेवलप है, मिल सकता है, थोड़ा सा माइनिंग करते और ये हमको मिल सकता है, माइका, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्चुअल एंड डेवलप। दूसरा है पोटेंशियल, इट इज ईजली अवेलेबल, ये ईजली अवेलेबल है बट कांट बी ऑब्टेन, वाई, क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सेम एज इट इज़ हम लोग स्टॉक में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, क्या होगा वो ध्यान से सुनोगे और एग्जांपल सही से लिखोगे। आपके बुक में काफ़ी थोड़ा सा मतलब ऐसा बता दिया है कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं उस चीज़ को। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को ले लिया है तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, ठीक है। उस एग्जांपल को समझने के लिए तो थोड़ा सा हम इसको आसान बना देंगे। पोटेंशियल रिसोर्स में अब क्या हो जाएगा, एग्जांपल लिया है विंड एनर्जी इन गुजरात एंड सोलर एनर्जी इन राजस्थान। ये तो ऑब्वियस है, नॉन चीज़ है कि राजस्थान में सन एनर्जी ज़्यादा है या सनलाइट ज़्यादा है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, डेजर्ट वाला एरिया है, इतना गर्म पड़ता है, ठीक है। कुछ एरिया एरिड रीजन है, कुछ एरिया सेमी एरिड रीजन है। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सेमी एरिड किसको कहते हैं, एरिड किसको कहते हैं, और डेजर्ट क्या है, ठीक है। हर कुछ डिस्कस करते चलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो और उसके बाद वाले में। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ, इस वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। नाउ गुजरात में विंड बहुत ज़्यादा चलता है तो हम विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना विंड एनर्जी ऑब्टेन नहीं किया जाता है या फिर उतना विंड एनर्जी जनरेट नहीं होता है जितना होना चाहिए। वाई, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। राजस्थान में भी उतना सोलर एनर्जी जनरेट नहीं होता है जितना, और एज यूजुअल वे में एडिक्वेट क्वांटिटी, सॉरी अबंडेंस क्वांटिटी में हम सनलाइट से सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो पाता है ये। नाउ नेक्स्ट इज सी, स्टॉक। क्या है स्टॉक, हम किसी रिसोर्स को स्टॉक मान लेते हैं, मतलब हमारे पास भंडार में है, कहाँ है ये थोड़ा सा हमारे लिए जानने का डिफ़िकल्ट है। पोटेंशियल में अवेलेबल है विंड और सोलर एनर्जी, बट
हम जनरेट नहीं कर सकते हैं। विंड मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, लेकिन हमको जितना जनरेट करना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक में मिलता ही नहीं है, पता नहीं चलता है कहाँ है, कैसे। तो पेट्रोलियम या फिर फ्यूल, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, पेट्रोलियम या फिर फ्यूल, गोल्ड, ऑयल, ये सारा कुछ पता है कि यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कहाँ से, किस तरह के एरिया से ये ऑब्टेन होता है? ओवरसीज एरिया से। इट इज़ मुंबई हाई या फिर ऑफ शोर, SHORE, ऑफ शोर ऑफ आसाम, ठीक है। मुंबई हाई में या ऑफ शोर ऑफ असम के एरिया से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वी हैव टू kept इट इन स्टॉक रिसोर्स। वाई? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी कांट ऑब्टेन। ऑब्वियस है, विंड एनर्जी चल रहा है, विंड चल रहा है, पता है हाँ यहाँ विंड का फ्लो ज़्यादा है। सनलाइट मिल रहा है, पता है हाँ सनलाइट का सोर्स मिल रहा है, तो हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलियम को जब तक अंदर से निकालेंगे नहीं वो मिलेगा नहीं। फ्यूल, ऑयल, गोल्ड, ये सब कुछ दिख नहीं रहा है, बट ये ऑब्जर्व है, हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इन पोटेंशियल और दीज आर इन स्टॉक रिसोर्स। नेक्स्ट इज रिजर्व। हम किसी चीज़ को रिजर्व में रखते हैं, ठीक है, एज प्रेजेंट सिनेरियो के रूप में ले लेते हैं। जैसा अभी पेंडेमिक सिचुएशन है तो लोग क्या कर रहे हैं, अनाज स्टोर कर ले रहे हैं। पता नहीं कब लॉकडाउन जैसे अभी लगा हुआ है और कब पता नहीं ये ख़त्म हो, तो लोग को नहीं पता है। वो लोग क्या कर रहे हैं, खाना स्टोर करना शुरू कर दिया, अनाज स्टोर कर ले रहे हैं कि लॉकडाउन में पता नहीं फिर दुकान ऐसा ना हो कि बंद कर दे और 1 घंटा के लिए खोले। अभी तो जैसे 4 घंटे 5 घंटे के लिए फ्री किया हुआ है। हो सकता है कल के डेट में सब्जी वाले को और जो भी राशन दुकान उसको बंद कर दे कम्प्लीटली, कि वीक में सिर्फ 2 ही दिन खुलेगा, सैटरडे एंड संडे। तो बाकी 5 दिन आप क्या करेंगे, स्टोर करके रखना शुरू कर दिए, ठीक है। तो किस तरह के रिसोर्स को जो रिजर्व में रखते हैं, जो हमको पता है कि आगे चल के ख़त्म होने वाला है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये मत लिख देना रिजर्व रिसोर्स इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द रिसोर्स विच वी केप्ट इन रिजर्व, दिस प्रोसेस इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेंटेंस सुने, ध्यान से लिखेंगे उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेंटेंस, रिसोर्स विच वी यूज़ फॉर आवर ओन पर्पस without damaging the environment and also keep in reserve for our future generation, process is known as sustainable development। तो such types of resource को हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व में रख लेते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आगे उस एरिया को डेवलप करने के लिए। किस तरह की रिसोर्स को, जो आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, कोल, मिनरल्स, इस तरह के रिसोर्स को हम लोग रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स में क्या क्या आएगा वो आप लिख सकते हैं, जो आपके नॉन पर्पस से आपको लगे कि हाँ ये लिखना चाहिए, ये क्लियर। आई थिंक अभी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ जो क्वेश्चन हमें राइज किए थे, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब टाइप्स में हम पढ़ ही दिए तो क्लासिफिकेशन पढ़ना क्या ज़रूरी था, ठीक है। टाइप्स जो होता है ये ऑलरेडी डिवाइडेड होता है पहले से। जैसे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, नेचुरल, मैनमेड, जो हमको मैनमेड मिल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में मिल रहा है। टाइप्स में नेचुरल, जो नेचुरली मिल रहा है। बट क्लासिफिकेशन ये हम क्लासिफाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। द ह्यूमन बीइंग क्लासिफाइड और कैटेगराइज रिसोर्सेज फॉर देयर ओन कन्वीनियंट, खुद के कन्वीनियंट के लिए, खुद के आराम के लिए, समझने के लिए हम किसी चीज़ को क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे सॉइल को फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड, येलो, ठीक है, डेजर्ट, माउंटेनियस, ठीक है, ये हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है। क्या, सॉइल को।
क्रॉप्स, दो ही था, फूड क्रॉप्स खा सकते हैं, नॉन फूड क्रॉप्स। ह्यूमन भी क्या क्लासिफाइड कर दिया, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स को ह्यूमन भी कैटेगराइज कैसे किया, खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, कौन सा क्रॉप है जो खरीफ में होता है, कौन सा होगा जो रबी सीजन में, और कौन सा होगा वो जायद में। तो अभी हमको लगता है कि आप लोग टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे कि टाइप्स है क्या, क्लासिफिकेशन क्या है। अब आप हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो आप सोच रहे होंगे सर क्या लिखेंगे, बिना सोचे समझे क्लासिफिकेशन लिखोगे। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन सेट करता है तो उसको लेंदी क्वेश्चन का आंसर लेंदी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही सारा मेंशन कर दोगे। बायोटिक अबायोटिक लिखोगे तो लिविंग और नॉन लिविंग आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स भी उसमें आ जाएगा। रिनेबल में लिखोगे, रिनेबिलिटी में, एग्जॉस्टिबिलिटी में कि नॉन रिनेबल और रिनेबल, तो उसमें भी सारा आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सारा डिटेल में डील करेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में। 1 मार्क्स में हो सकता है आपसे पूछ सकता है बायोटिक रिसोर्स क्या है, अबायोटिक क्या है, रिनेबल क्या है, नॉन रिनेबल क्या है, इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल इंटरनेशनल बताइए, या फिर एक्चुअल पोटेंशियल स्टॉक रिजर्व। 1 मार्क्स में। 3 मार्क्स में ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पूछ सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। या फिर 3 मार्क्स में बायोटिक और बायोटिक के बीच में डिफरेंस। तो जो बायोस्फीयर से ओरिजिनेट होता है, बायोस्फीयर से रिलेट होता है बायोटिक, जो लाइफ वाला नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, अबायोटिक। एग्जाम्पल लिख देंगे बायोटिक का और अबायोटिक का, हो गया। ठीक है, उसी तरह से एग्जॉस्टिबिलिटी में जो खत्म होने वाला है, जो खत्म होने वाला नहीं है, एग्जाम्पल लिख दिए उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़, तो अब यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग, हाउ वी हैव टू यूज़ आवर रिसोर्सेज, वाई रिसोर्स रिसोर्स डिप्लीट क्यों होता है, हाउ वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्स को कंजर्व कैसे करेंगे, what steps or measure have to be taken or had already taken on वर्ल्ड वाइड लेवल और ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड लेवल पे रिसोर्स को प्लान करने के लिए, रिसोर्स को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये भी हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्टली वन इम्पॉर्टेंट चीज़, वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, आपके दूसरे स्कूल में कहीं पे भी कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जिनको आप शेयर करना चाहते हो, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू वांट। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ दिया है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव है, देन यू हैव टू शेयर। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके लिए कि शेयर करना है, लाइक करेंगे, क्योंकि मेरा ये वीडियो कॉमर्शियल नहीं है कि आप लाइक करते हैं शेयर करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा लाइक मिलेगा और शेयर मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिनट तक आप देखेंगे तो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को कॉमर्शियल पर्पज़ से यूज़ नहीं करते हैं, और मेरा ये चैनल भी कॉमर्शियल नहीं है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।